नमस्कार, मैं हूं बबली। पेश है आज की यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है, बल्कि ये भारत के विभाजन के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गोरखपुर में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति, मत या मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसी के साथ उन्होंने वंदे मातरम को भी सभी स्कूलों में अनिवार्य करने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 11 नवंबर को है, जिसमें कुल 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले के चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ था। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार रैलियां और जनसभाएं की थी। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नेता की हो रही है तो वो कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। हाल ही में पटना में चिराग ने दावा किया कि पहले चरण के रुझान साफ बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, चिराग ने आगे दावा किया कि इस बार एनडीए 175 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और अगर दूसरे चरण में भी वोटिंग ऐसी ही रही तो बिहार 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। मानिकपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ की कीमत का गांजा और स्मैक बरामद किया है। इस कार्रवाई में गिरोह की सरगना रीना मिश्रा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नेटवर्क का संचालन जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा कर रहा था। आपको बता दें, बरामद कैश की गिनती में पुलिस को पूरे 24 घंटे लग गए। प्रयागराज के संगम तट पर जनवरी 2026 में लगने वाले माघ मेले को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रविवार को त्रिवेणी संगम के पास भूमि पूजन कर मेला क्षेत्र में पुलिस शिविर स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। भूमि पूजन का आयोजन पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी ने विविध पूजन कराया। पुलिस विभाग के ध्वज का भी पूजन किया गया और माघ मेले के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की गई। काराकाट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। ज्योति सिंह का कहना है कि उन्हें काराकाट की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर चुनाव पहले भी जातिवाद पर था और अब भी है। विकास की बात करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अब युवा समझते हैं कि उन्हें विकास से मतलब होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। काराकाट की जनता को इन्होंने अपना परिवार बताया है और कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो सभी के लिए काम करेगी। एंटी टेरर स्क्वाड की गुजरात यूनिट ने रविवार को 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। ये तीनों हमला करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे, जिसमें से एक ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली थी। आपको बता दें, गुजरात एटीएस को एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद निवासी एक शख्स भारत में दहशतगर्दी हमला करने की साजिश में शामिल है और फिलहाल वो इस साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है। लेकिन किसी भी अनहोनी के होने से पहले ही पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। बागेश्वर धाम की पदयात्रा पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि भीम आर्मी के लोगों ने बाबा का पुतला जलाया, लेकिन अब जो बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल बाबा का बयान सुनकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए।
कुछ लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया था। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सब एक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश में जाति पात भेदभाव छुआछूत है, उसको मुक्त कराने के लिए हम भारत में 3 राज्यों में पदयात्रा कर रहे हैं। देश का हिंदू जाग जाए, हम देश में सनातन संस्कृति और हिंदुओं की संतति को सुरक्षित चाहते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक शख्स ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे, मगर मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक यहां पर धरना प्रदर्शन करने आया था और दिल्ली पुलिस ने उसको अनुमति भी दे दी थी, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शख्स ने दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेज के पास बने एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मार ली। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के पास एक बड़ी कार्यवाही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का दावा है। पुलिस को वहां से एक असोल्ट राइफल भी मिली है। ये बड़ी बरामदगी उस समय हुई है जब कुछ दिन पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। दरअसल उस पर आरोप है कि उसने श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। दोस्तों, पुलिस को अब बरामद विस्फोटक के स्रोत और उसके इस्तेमाल की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दरअसल सोमवार सुबह दिल्ली का AQI 370 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी की ऊपरी सीमा है, पर गंभीर स्तर से महज 1 कदम दूर है। और लगातार चौथे दिन बहुत खराब श्रेणी में रहने वाली दिल्ली की हवा ने चिंता बढ़ा दी है। कोहरे की मोटी चादर और ठंड के बीच ये स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। दिल्ली की यमुना फिर उफान पर नहीं बल्कि झाग में डूबी नजर आ रही है। दोस्तों, कालिंदी कुंज घाट पर सफेद झाग की मोटी परत ने राजधानी की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। छठ पूजा से पहले लाखों खर्च करके सफाई के वादे किए गए, लेकिन त्योहार खत्म होते ही यमुना फिर बदबू और गंदगी की नदी बन गई है। लोगों का कहना है कि सरकारें बदलती रही पर यमुना की किस्मत नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली की जान हर साल दम तोड़ती दिखाई दे रही है। लोगों के मन में यही सवाल है कि शुद्धिकरण के वादे कब होंगे सच। तेलंगाना की सियासत में बम फोड़ते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने कांग्रेस और AIMIM पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर तेलंगाना को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश में जुटी हुई है। दोस्तों, ये यही नहीं रुके, इन्होंने दावा किया कि ओल्ड हैदराबाद में बंगाल की हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और पुलिस AIMIM के दबाव में चुप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने द हैदराबाद फाइल्स नाम देकर लड़कियों के अपहरण, नशे की लत और ब्लैकमेलिंग के आरोपों की छड़ी लगा दी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कल का दिन बहुत जबरदस्त था। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई धमाकेदार फैसले हुए। एक तरफ राज्य भर की सरकारी भवन अब सोलर पावर से चमकेंगे। सोलर रूफ टॉप योजना को हरी झंडी जो मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहनों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उनकी मासिक राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। 12 नवंबर को CM सिमडी से एक क्लिक में ये रकम ट्रांसफर करेंगे। फरीदाबाद में एक परिवार ने अनोखी शादी करवाई है, जिसमें ना बैंड बाजा है और ना ही दहेज लिया या दिया गया है। दोस्तों, इस शादी में हर मेहमान को एक पौधा उपहार में दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। आपको बता दें, ये शादी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने और सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कराने की दिशा में एक कदम है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और पेट लवर हैं, तो ये खबर आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाएंगे तो अब आप पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। दरअसल प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ा फैसला उठाते हुए ये तय किया है कि अब सेक्टरों और सोसाइटियों में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक फिक्स्ड स्पॉट बनाए जाएंगे। वहीं पर आप कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, और अगर आपने सड़क या फिर पार्क में कुत्तों को खाना खिलाया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। IPL 2026 से पहले हल्ला मच चुका है।
दरअसल रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रेड कर दिया गया है और इसी बीच रविंद्र जडेजा इंटरनेट से लापता हो गए हैं। जी हां, जडेजा का अकाउंट इंटरनेट पर नहीं मिल रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें, अकाउंट गायब होने की वजह का फिलहाल पता नहीं लग पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑलराउंडर ने खुद ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दरअसल सलमान ने एक कंटेस्टेंट को सेव करने का फैसला प्रणीत को सौंप दिया, जिसमें प्रणीत को अश्नूर, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी इनमें से किसी एक को सेव करना था। फिर इसके बाद प्रणीत ने अश्नूर कौर को सेव कर दिया और इसी के साथ अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बेघर हो गए। आपको बता दें, प्रणीत के इस शॉकिंग फैसले ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है और अभिषेक के फैंस का गुस्सा मेकर्स पर फूट रहा है। दयाबेन कब लौटेंगी? तारक मेहता शो का उल्टा चश्मा के फैंस का ये सवाल अब उनके ऑन स्क्रीन बेटे टप्पू यानी कि भव्य गांधी ने छेड़ दिया है। भव्य ने खुलासा किया है कि वो दिशा वकानी से आज भी बात करते हैं, लेकिन दया की वापसी का फैसला पूरी तरह उनका निजी फैसला है। उन्होंने कहा, दिशा जी ने एक्टिंग से नहीं बल्कि लाइफ से ब्रेक लिया है। वो फिलहाल परिवार संग वक्त बिता रही है।